शिक्षक बनना चाहते हैं, आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर आया हूं जो बीपीएससी का फेवरेट है और बार-बार क्वेश्चंस को पूछता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो फेवरेट पहला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो आप सभी जानते हैं जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अभी हाल ही में बीपीएससी 2022 में इसे पूछा है। और आप दोस्तों इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ इससे पहले बाकी सब्जेक्ट के हो चुके हैं तो वो भी देख लीजिएगा, वहां से बहुत क्वेश्चन फंसेंगे। यानी कि आज हमारा केमिस्ट्री है। चलिए अगला देख लेते हैं। जो प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो आप सभी जानते हैं जो एग्जैक्ट अगर 7 पीएच वैल्यू होगा तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। और ठीक है वो क्या होगा? उदासीन होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा उदासीन भी होगा, बाकी क्या होगा? शुद्ध वाटर का वैल्यू भी पीएच, यहाँ तो यहाँ पे ए भी हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं हमारा आंसर जो होगा वो ई होगा। ठीक है चलिए और कुछ प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, उसको देख लेते हैं। करिए उदासीन विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है और इसका जो वैल्यू होता है पीएच वैल्यू वो 7 होता है। वर्षा जो पानी होता है जल का शुद्ध रूप 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान का वैल्यू अम्लीय होगा। कहने का मतलब यदि बारिश होता है और बारिश में जो पानी होता है अगर 7 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है 7.1 तो वो होगा क्षारीय, और अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय वर्षा होता है। लेकिन अम्लीय वर्षा आपने देखा होगा अम्लीय वर्षा 5.6 के अगर लगभग है तो अम्लीय वर्षा होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो आप सभी जानते हैं ये एक जो धातु है ये तत्व है, अधातु भी तत्व और उपधातु भी तत्व होता है, लेकिन जो यहाँ पूछा है कि तत्व नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा? गैस जो है वो तत्व नहीं है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स ये क्या होता है? एक तत्व होता है, यानी कि ये एलिमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और देख लेते हैं, कह रहे हैं आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मेटल, नॉन मेटल यानी कि धातु, अधातु और उपधातु जिसे मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है इसमें देखिए हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन सभी अक्रिय गैस अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। ये सभी के सभी क्या है? इनर्ट गैस हैं, जिसे हिंदी में अक्रिय गैस कहते हैं। आधुनिक देखिए आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है तो आधुनिक, यहाँ पे आधुनिक पूछा है, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? तो वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी, यानी कि एंटोनियो लेवोजियर को बोला जाता है रासायनिक शास्त्र का पिता। ठीक है तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एंटोनियो लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए ये पूछा है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो आप सभी जानते हैं जो परमाणु के नाभिक होगा यानी कि जो सेंटर होगा उस सेंटर में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ये दोनों पाया जाता है। कहाँ पर? सेंटर में, यानी कि नाभिक में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए अभी हाल ही में बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। और भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। क्या देखिए परमाणु नाभिक की रचना में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धन आवेश केवल प्रोटोनों के कारण होता है। प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक होता है, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहे किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसें निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो वो आंसर हो जाएगा अवोगाद्रो का नियम। ठीक है देखिए यहाँ प्रश्न पूछा है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है, इस तत्व की परमाणु यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं जो द्रव्यमान संख्या होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस में न्यूट्रॉन को जब आप जोड़ दोगे तो वो क्या होगा? द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन 18 है, प्लस में न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो कितना है? 20 है। इन दोनों को जोड़ देंगे 20 + 10 30 और 8 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, कई बार पेपर में पूछा जाता है, कई बार तो इसमें ऐसे पूछ दिया जाता है कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉनों का योग होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या का योग होता है उसी को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या के बराबर अगर हो तो जिसके कारण परमाणु विद्युत क्या होगा? उदासीन होगा। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितना होगा? तो 18 + 20 बराबर 38 होगा। ठीक है चलिए आगे और यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे प्रश्न पूछा एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप वहाँ पे क्या अगर आपको परमाणु संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है याद रखिएगा।
चलिए अगला और देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा कि यहाँ देखिए प्लूटोनियम जो होता है न्यूक्लॉइड यानी कि 94Pu2 पर, तो ये वाला क्या होता है द्रव्यमान होता है और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है प्रोटोनों की संख्या होता है, ये द्रव्यमान होता है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है तो ये क्या है द्रव्यमान है, ये क्या है द्रव्यमान है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था क्या कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन, यही होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पूछा है तो ये वाला क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना 242 है, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है यानी कि n पूछा है। ई बराबर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है कितना 94 है, तो आप 245 में से 94 को क्या करेंगे माइनस, तो 12 में 4 जाएगा कितना बचेगा 8, 12 में 4 8, यहाँ 13, 13 में 9 जाएगा 4, यहाँ पे 1, तो ये कितना आया 148। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, तो वही देखिए द्रव्यमान संख्या कितना है, इतना है 242 है। परमाणु संख्या कितना है, या फिर परमाणुओं की संख्या कितना है 94, या प्रोटोनों की संख्या भी कह सकते हैं, या न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटोनों की संख्या होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 242 माइनस 94 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ये कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, तो आप सभी जानते हैं वो क्या हो गया द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। चलिए यहाँ पे कुछ और देख सकते हैं जो प्रश्न बन सकते हैं कि समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान प्रोटोनों की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होते हैं तो समस्थानिक कहलाता है, तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा बीपीएससी ने फैराडे स्थिरांक क्या है, यानी कि फैराडे स्थिरांक क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। ठीक है अगला प्रश्न है कह रहे निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है, तो आप सभी जानते हैं उदासीन अगर होगा तो पीएच वैल्यू 7 होगा, और इसके अलावा शुद्ध वाटर का भी जो वैल्यू होता है शुद्ध पानी का भी 5 होता है। तो यहाँ पे एक से अधिक आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न अगला और देख लेते हैं क्या यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है अतः इसका पीएच मान 7 होगा। वर्षा का पानी जल शुद्ध 7 होता है और पीएच मान विलयन क्षारीय तथा 7 से कम मान अम्लीय होगा, नहीं 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। पानी का पीएच मान आप सभी जानते हैं कि एग्जैक्ट 7 होता है। ठीक है अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदल जाता है, हाइड्रोजन आयन क्या सांद्रता क्या होगी, तो वो क्या होगा 1000 गुना यानी कि कम हो जाती है, यानी कि कम हो जाता है। अगला यहाँ पे देखिए ब्रोमीन होती है, जो ब्रोमीन है वो क्या है एक लाल द्रव्य होता है, इसको लाल द्रव्य कहते हैं। ठीक है ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारिता तीक्ष्ण गंध वाला ठीक है वाष्पशील द्रव्य होता है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है। यह कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, वो आप बताएं तो क्या हो जाएगा ब्रोमीन। और आपका जो रूम पे टेम्परेचर पे जो है वो आपका जो मरकरी है पारा है वो भी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक है जल में अविलेय अल्प विलेय ब्रोमीन का वर्ग 17 का सदस्य जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस, यानी कि जो वेल्डिंग करता है अगर कोई भी जैसे अगर आपका आयरन लोहे का अगर सामान या कुर्सी टेबल टूट जाता है आप उसे वेल्डिंग कराते हैं तो उसमें क्या यूज की जाती है, तो उसमें देखिए क्या है ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन प्लस में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं कह रहे कि देखिए गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया के द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन वेल्डिंग से अधिक प्रचलित विधि है। पेपर में कई बार सीधा प्रश्न पूछता है कि गैस वेल्डिंग में किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो ऑक्सीजन प्लस में एसिटिलीन। ठीक है गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत, आप सभी जानते हो कि लोहे की पाइप के ऊपर क्या होता है कि जस्ता यानी कि जेड यानी कि जिंक का यसत लेपन किया जाता है, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा जो जेड यानी कि जिंक का जो परमाणु संख्या कई बार पूछ लेता है तो वो कितना होगा 30 होता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी कि जेडन यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसत लेपन या फिर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है अगला प्रश्न है देखिए जो महत्वपूर्ण है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होता है, तो वहाँ पे सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है यहाँ से आप देख सकते हैं जो डिटर्जेंट आर्द्रक होता है। ठीक है जो डिटर्जेंट आर्द्रक होता है, आर्द्रकों के जो यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण में प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन ठीक है एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं जो डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ के वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, यानी कि आपके जो पसीना निकलता है उस पसीने में क्या निकलता है, तो आप सभी जानते हैं उसमें कई सारे जो जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम निकलता है, बाकी और जैसे आपके शरीर के होते हैं। ठीक है तो यहाँ पे देखिए कहीं सोडियम है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ये ई नंबर हो जाएगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अब देख लेते हैं क्या पसीने में निकल देखिए पसीना जो मुख्य रूप से पसीना निर्मित होता है इसमें खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद होते हैं। ठीक है पसीने से मुख्य रूप से सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक आयरन तथा सब पाए जाते हैं। किसमें जो आपके पसीने में क्या है पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक आयरन सभी पाए जाते हैं। ठीक है
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये पूछा है कि नीला थोथा रासायनिक रूप क्या है, तो वो क्या होगा, नीला थोथा का कॉपर सल्फेट होता है। यहाँ से कुछ और प्रश्न बन सकते हैं कि नीला थोथा ब्लू विट्रोल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेट लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु जो मद होता है जिसे अल्कोहल या फिर शराब कहते हैं उसमें अघुलनशील होता है, उसमें लेकिन नहीं घुलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे भारी क्या होता है, प्लेटिनम होता है। ठीक है, सबसे यहाँ देखिए भारी का तात्पर्य घनत्व से है। उपयुक्त में से देखिए प्लेटिनम का सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु होता है, जिसका घनत्व करीब करीब 21.45 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। चांदी का 10.5 किलो ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। पारा Hg का 13.54 ग्राम सेंटीमीटर होता है। सोने का 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व होता है। यहाँ पे देखिए टूटी हुई हड्डियों को रक्षा करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप POP क्या कहते हैं, प्रयोग होता है। तो इसमें से कौन सा होगा, तो आप सभी जानते हैं जिप्सम होता है, जिसे आप CuSO4 ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ जिप्सम का लवण जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है इंटू NH2O, यानी कि CaSO4 इंटू 2H2 होता है, और वो 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं के साथ त्याग कर कैल्शियम सल्फेट ठीक है अर्ध हाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O बनाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP कहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रश्न बनता है क्या, कि POP का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है। तो आप याद रखिएगा, कहा जाता है कि POP यानी कि POP का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, कि आप बताएंगे CaSO4 इंटू 1/2H2O ये होता है। अगर आपसे जिप्सम का पूछे, जिप्सम का तो जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O ये होता है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलिए आगे देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अभी पूछा है क्या, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि POP का क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं CaSO4 इंटू का होल 2 प्लस H2O होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा। कहीं कहीं आपको अगर ये ना दिया रहे तो ये भी दिया रहेगा CaSO4 ठीक है CaSO4 इंटू 1/2H2O ये भी, तो ये दोनों याद रखेगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू का होल 2 प्लस इंटू H2O होता है। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, इसका निर्माण जिप्सम कैल्शियम हाइड्रेट के गर्म करने पर होता है, यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O में जब आप 373 केल्विन में गर्म करेंगे तो CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 1.5 H2O का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 2 परमाणु द्विबंध होता है वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा एल्कलीन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और देख सकते हैं, केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन ठीक है द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कलीन कहते हैं। एल्कलीन कार्बन का एक आबंध युक्त संतृप्त विलयन श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। एल्कलाइन त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बीपीएससी ने पूछा कि सिरके का रासायनिक सूत्र, मतलब कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो आप सभी जानते हैं वो है एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए क्या है, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल या तथा रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। सिरके का IUPA नाम एथेनोइक अम्ल है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रक्रियात्मक समूह होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, तो वो हो जाएगा कौन सा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, और ऑक्सिलिक पूछे तो टमाटर में ऑक्सिलिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछे HCl तो हमारे स्टमक में होता है, यानी कि पेट में HCl जिससे कि खाना पचता है। और साइट्रिक अगर जो कच्चे फल होते हैं जैसे कि नींबू हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, इन सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखिए कार का बैटरी में प्रयोग होने वाला जो कार की बैटरी है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करना। क्या, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे सोडा वाटर का बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस। जब आप कभी सोडा वाटर यानी कि कहने का मतलब ये लिम्का या फिर आप कोको कोला पेप्सी ये सब अगर खोलते हैं तो उसमें जो गैस निकलती है वो एक्चुअल में होता है कौन सा गैस है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देख लीजिए, जो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो खनिज या कोई मिनरल क्या होता है, तो वो क्या होता है, और एक अकार्बनिक ठोस होता है। अकार्बनिक क्या होता है, ठोस होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, कि 1945 में नागासाकी जापान में गिराई गई बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था, तो वो हुआ था हमारा प्लूटोनियम। ठीक है, यहाँ पे कई सारे प्रश्न बन जाते हैं कि जो वहाँ पे आपको नागासाकी आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा
क्या कि 9 अगस्त, तो देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं 6 अगस्त, यानी कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर 2 बम गिराए गए थे। 6 अगस्त को, ठीक है, हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी। यहाँ पे 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर, दोनों ही बम 1945 में गिराया गया था। जो 6 अगस्त को गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय, जो 9 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। और दोनों कब गिराया गया था? 1945 में। कहाँ पर गिराया गया था? तो जापान पे गिराया था, ठीक है। ये दोनों शहर कहाँ है? जापान में है। कौन गिराया था? तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने गिराया था। इस दोनों पॉइंट को याद रखिए, कई बार पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था, ठीक है। जो 9 अगस्त को इन्हें नागासाकी गिराया था, वहाँ पे क्या प्रयोग किया गया था? उस बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। वहीं दूसरी ओर जो हिरोशिमा पर यानी कि 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर, यहाँ पर इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। इसमें क्या यूज किया गया था? यूरेनियम। तो ये जो 6 अगस्त पे गिराया गया था उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, और जो 9 अगस्त को गिराया था वहाँ पे प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। दोनों आप याद रखेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो वो प्राकृतिक तत्व मिलता है, नेचुरल एलिमेंट में मिलता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो आप सभी जानते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पे कई बार ये पूछा जाता है कि पोटेशियम सबसे अधिक है, यानी कि पोटेशियम, उसके बाद कौन सा होगा? पोटेशियम के बाद यहाँ पे सोडियम, के से पोटेशियम है, तो उसके बाद सोडियम होगा। कैल्शियम पूछे तो सी, और यहाँ पे आयरन हो जाएगा आई, यानी कि एफ या फिर एफ कह सकते हैं आयरन को। तो यानी कि सबसे ज्यादा पोटेशियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा, उसके बाद आयरन होगा, ठीक है। सबसे, अगर इनमें से सबसे ज्यादा पूछे तो पोटेशियम। अगर ये पोटेशियम नहीं होता तो हम यहाँ पे सोडियम आंसर लगा देते, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सर्वाधिक क्रियाशील जो धातु होता है वो क्या होता है? पोटेशियम होता है। पोटेशियम पहले नंबर पे, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? श्वेत धातु किसके कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए एक नहीं होता है, ज्यादा होता है। इसको देख लेते हैं। देखिए मूल रूप से श्वेत धातु जो लेड यानी शीशा कहते हैं, जिसे पीबी बोला जाता है। क्या? पीबी, ठीक है, लेड बोला जाता है। लिथियम या फिर अन्य धातुओं अथवा कैडियम विस्मित या फिर जस्ते की मिश्रण को एली को बोला जाता है। तो यहाँ से एक से ज्यादा आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से ज्यादा। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।